हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपने जीएस लेक्चर सीरीज के 10वें लेक्चर में हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आने वाले भविष्य के मॉडल क्वेश्चन को रखा गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिए और इसे मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। आने वाले बीपीएससी और एसएससी के एग्जाम को विशेष ध्यान में रखा गया है। वैसे तो ये क्वेश्चंस यूपीएससी हो या सीडीएस हो, एनडीए हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए और इसको याद कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं आज के अपने प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? कथन पहला है, महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया और उसके राज्य के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। दूसरा कथन है, कांची के पास मणिमंगलम की लड़ाई में नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और मार डाला। तीसरा कथन है, महेंद्र वर्मन द्वितीय की हत्या चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र ने की। ऊपर दिए गए कितने कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 3। फिर से एक बार कथन को पढ़ते हैं। कथन है, पहला कथन है, महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया और उसके राज्य के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही कथन है। महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने ही पराजित किया था और उसके कई क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था। दूसरा कथन है, कांची के पास मणिमंगलम की लड़ाई में नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और मार डाला। सही बात है, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही हराया था। तीसरा कथन है, महेंद्र वर्मन द्वितीय की हत्या चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र ने की। यह भी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का तीनों कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। तो याद रखिएगा, थोड़ा इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। देखिए, पल्लव वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? सिंह विष्णु, जो 560 से 590 तक था। फिर महेंद्र वर्मन बनता है। महेंद्र वर्मन पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष जो होता है इनके समय में होता है। पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित किया और उसके राज्य को एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो हमारे कथन में भी दिया हुआ था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। फिर अगले आते हैं नरसिंह वर्मन। ये पल्लवों के सबसे महान शासक थे। इन्हें महामल्ल के उपाधि से जाना जाता था। महामल्ल मतलब महान पल्लव के नाम से जाना जाता था। और ये पल्लव वंश के ऐसे शासक थे जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ये पुलकेशिन द्वितीय के दूसरे आक्रमण को पीछे हटाना और कांची के पास मणिमंगलम की लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय को हराना और उसको मारना, ये इनकी उपलब्धि है नरसिंह वर्मन प्रथम की। चालुक्य की राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की, यानी वातापी का विजेता, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद। तो याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट शासक हैं। अगले आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय। ये भी चालुक्य पल्लव संघर्ष को जारी रखते हैं। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम यानी पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र इन्हें मार देता है। यानी चालुक्य और पल्लव एक दूसरे को मारते रहते हैं। पहले पुलकेशिन द्वितीय जो है वो महेंद्र वर्मन को मारता है और फिर नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को मारता है और फिर महेंद्र वर्मन जो है महेंद्र वर्मन को मारता है पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र। तो याद रखिएगा, इनका नरसिंह वर्मन के बारे में याद रखिएगा, इनको महामल्ल की उपाधि से जाना जाता था। फिर इन्होंने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की, यानी वातापी का विजेता, और इन्होंने चालुक्यों की राजधानी बादामी पर कब्जा किया। तो इनकी उपलब्धियों को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों के साथ साथ कानून के लिए किसी भी प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना चाहिए? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद द्वारा
लिए गए सभी निर्णयों के साथ साथ कानून के लिए किसी भी प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 78। ये राष्ट्रपति के कर्तव्यों से संबंधित है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री जो है कोई भी कानून या कोई भी निर्णय जो मंत्रिपरिषद में लेते हैं उसको राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 78 जो है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल है। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जिसमें शामिल है राष्ट्रपति के साथ संवाद करना, उनको जानकारी प्रदान करना और मामले को प्रस्तुत करना। इसमें क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के साथ साथ कानून के किसी प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्र के प्रधान होते हैं और भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। जानकारी प्रदान करना, प्रधानमंत्री को संघ के मामले के प्रशासन या कानून के लिए प्रस्तावों से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा अनुरोधित कोई भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यानी राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगते हैं तो वो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। मामले प्रस्तुत करना, यदि राष्ट्रपति अनुरोध करता है तो प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के मामले प्रस्तुत करने चाहिए, जैसा कि किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय लेकिन परिषद द्वारा विचार नहीं किए गए हैं, फिर भी वो राष्ट्रपति मांग सकते हैं और उन्हें राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 78 को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी है राज्य सरकार। तो म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है नगर निगम आयुक्त की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार। नगर निगम आयुक्त की, म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करती है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, नगर निगम आयुक्त भारत में किसी नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वह आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य सिविल सेवा का कोई सेवक होता है, या तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस होते हैं, या राज्य के स्टेट सिविल सर्विसेज के कोई अधिकारी होते हैं जिन्हें नगर निगम आयुक्त के पद पर आसीन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इनको राज्य सरकार नियुक्त करते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय शेल्फ नदियों, ग्लेशियरों आदि द्वारा लाए गए तलछट की चरमोटाई से ढके हुए हैं। दूसरा है वे सबसे समृद्ध मछली पकड़ने की सुविधा प्रदान करते हैं, वे आर्थिक खनिजों के लिए संभावित स्थल है। चौथा ऑप्शन है महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीपीय प्लेट का अचानक ढलान वाला समुद्र की ओर विस्तार है। इसमें से कौन सही नहीं है कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है, यह सही नहीं है। यह जो बताया गया महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीपीय प्लेट का अचानक ढलान वाला समुद्र की ओर विस्तार है, ये गलत है। अचानक नहीं है, यह धीरे धीरे विस्तार होता है। यानी यह है क्या, महाद्वीपीय शेल्फ है क्या? यह एक प्रकार का नदियों और ग्लेशियरों द्वारा लाया गया तलछट मिट्टी जो होती है उसकी एक परत से ढकी होती है और ये स्लोप में धीरे धीरे करके नीचे की ओर समुद्र की ओर जाता है। और ज्यादातर जो होते हैं खनिज आदि यहीं पे होते हैं, जैसे पोटासियम, मैग्नीशियम आदि जो हैं वो यहीं पे अधिक पाए जाते हैं। इस कारण से यहाँ मछलियाँ काफी अधिक होती हैं क्योंकि उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ रहती है। इस कारण से यह क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए काफी सुविधाजनक होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है जब श्वेत प्रकाश एक खोखले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन देखा जाता है? याद रखिएगा ये खोखला प्रिज्म है। ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, ऑप्शन बी है कोई अपवर्तन और फैलाव नहीं होता है, ऑप्शन सी है अपवर्तन और फैलाव, ऑप्शन डी है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जब श्वेत प्रकाश खोखले प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब प्रिज्म खोखला हो तब जब इससे होकर गुजरती है तो ये थोड़ा सा डेविएशन के साथ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि खोखला होने के कारण इसमें वायु आसानी से प्रवेश कर जाती है, जिस कारण से इसके माध्यम में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से ना तो रिफ्रैक्शन होता है और ना ही किसी प्रकार का
डिस्पर्सन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो रिफ्रैक्शन नो डिस्पर्सन। लेकिन यहीं अगर कांच का प्रिज्म होता तो यह स्कैटरिंग हो जाता, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता और यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता। देख सकते हैं आप इस चित्र में, जब श्वेत प्रकाश को खोखले प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तो देख सकते हैं। लेकिन उसी को अगर एक ग्लास प्रिज्म यानी कांच के प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश को, तो देख सकते हैं अपने वह अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोगों ने पहले कभी न कभी पढ़ा ही होगा। और आसमान में इंद्रधनुष बनना इसी का एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, कथन 1, कोरबा भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जिला है। दूसरा कथन है, भारत में मलंजखंड तांबा भंडार देश का सबसे बड़ा तांबा भंडार है। तीसरा कथन है, आंध्र प्रदेश एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक है। उपयुक्त दिए गए कथन में कौन से सही है? ऑप्शन है केवल एक कथन, बी है केवल 2 कथन, सी है सभी कथन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले कथन को फिर से एक बार देखते हैं। कोरबा भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जिला है, ये बिल्कुल सही है। कोरबा जो है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जिला है। यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ का एक जिला है। अगला है कथन, भारत में मलंजखंड तांबा भंडार देश का सबसे बड़ा तांबा भंडार है। ये भी बिल्कुल सत्य है। यह राजस्थान में पड़ता है मलंजखंड, जो कि देश का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन करने वाला जिला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला कथन है, आंध्र प्रदेश एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक है। ये भी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश, वैसे तो ये मैग्नेटाइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और भी कई सारे अयस्क है जिसके ये सबसे बड़े उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। जैसे चूना पत्थर, इस 1/3 चूना पत्थर का उत्पादन अकेले आंध्र प्रदेश करता है। तो इन सभी कथनों को याद रखें, तीनों कथन सही है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी कथन। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देवनागरी, तेलुगु, तमिल सहित आधुनिक भारतीय लिपियां किस लिपि से विकसित हुई हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी लैटिन। तो देवनागरी, तेलुगु, तमिल जो है वह किस लिपि से विकसित हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि। प्राकृत जो है वो भाषा है, संस्कृत भाषा है। लैटिन जो है वह लिपि है, लेकिन यह भारतीय लिपि नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि ही है जो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। यह सिंधु घाटी लिपि से इसका आरंभ हो जाता है, और अशोक का भी शिलालेख जो है वह अधिकतम ब्राह्मणी लिपि में ही लिखा गया है, जिसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो याद रखिएगा, भारत की और साउथ ईस्ट एशिया के अधिकतम देशों की जो लिपि है वह ब्राह्मणी लिपि से ही विकसित हुई है, तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील मिलों का विकास किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से 56 तक चली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण और सेवा के क्षेत्रों का विकास करना। तो ये 1951 1956 से 61, 1951 से 56 जो था वह पहली पंचवर्षीय योजना था। 1951 से 56 जो था वह पहली पंचवर्षीय योजना था, और 56 से 61 जो था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास पे जोर दिया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के विकास पर। और ये औद्योगिक क्षेत्र का विकास के माध्यम से, उसी माध्यम से भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के स्टील कारखानों का विकास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बस्ती के संदर्भ में दोहरे गांव को किस रूप में परिभाषित किया गया है? बस्ती कई प्रकार के होते हैं, दोहरे गांव, वृत्ताकार, रैखिक
कई प्रकार के होते हैं, उसी में से एक है दोहरा गांव पद्धति। ये बस्ती का प्रकार है। उसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैदानी इलाकों या अंतर पर्वतीय घाटी में स्थित बस्तियां जहां सड़कें एक दूसरे के लंबवत हो, उसे दोहरे गांव बस्ती कहते हैं। बी है झीलों या टैंकों के आसपास स्थित बस्तियां जहां केंद्रीय पहुंच हो। सी ऑप्शन है नदियों, नहरों, सड़कों या रेल मार्गों के किनारे स्थित बस्तियां। चौथा ऑप्शन है एक ग्रामीण बस्ती पैटर्न जहां एक गांव नदी के दोनों किनारों पर स्थित है और एक पुल और नौका या छोटी नाव से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोहरी गांव बस्ती उसे कहते हैं जिसमें एक गांव के मध्य से नदियां बहती हैं और वो गांव जो है वह एक पुल, नौका या छोटी नाव के माध्यम से जुड़ी हुई हो, और ये बस्ती जो है, गांव जो है, वो नदी के किनारे स्थित, दोनों किनारों पर स्थित है। थोड़ा आपको इसके प्रकार कुछ दिखा देता हूं, देख सकते हैं। ग्रामीण बस्तियों में जैसे रैखिक है, गोलाकार है, ताराकार है, टी आकार है, वाई आकार है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो ये सभी बस्ती के प्रकार है। जैसे रैखिक बस्ती है, इसमें क्या होती है, नदियां, नहरों और सड़कों या रेल मार्ग के किनारे स्थित बस्तियां होती हैं। आयताकार बस्तियां हैं जिसमें मैदान या पर्वतीय घाटी में स्थित बस्तियां होती हैं जहां सड़कें एक दूसरे के लंबवत होती हैं। गोलाकार जिसमें झीलों या टैंकों के आसपास स्थित बस्तियां होती हैं जहां केंद्रीय पहुंच होती है। तारा आकार बस्तियां एक दूसरे को काटती सड़कों के किनारे स्थित बस्तियां जो होती हैं उसे तारे आकार की बस्तियां कहती है। टी आकार बस्तियां, इसमें 90 डिग्री की कोण पर मिलती हुई सड़क होती है और ये बस्तियां तीनों सड़कों के जंक्शन पे होती है। वाई आकार बस्तियां, इनमें 3 सड़कों के जंक्शन पर चौड़े कोण पर विकसित होती है जहां सड़कों के किनारे घर बने होते हैं। ये सभी बस्तियों के प्रकार है। इससे प्रश्न यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इसको बताना जरूरी था, तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे रैखिक बस्तियां जो है ये ऐसी है, क्रॉस शेप पैटर्न जो है ये है, स्टार लाइक पैटर्न, सबका टी शेप पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, ये डबल पैटर्न। ये इस प्रकार से हमारा जो दोहरी गांव वाला बस्तियां थी ये है, देख सकते हैं नदियों के दोनों किनारे जो है वो घर बने हुए हैं। तो ये है डबल पैटर्न बस्ती, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है किसी घरेलू कंपनी द्वारा आयातों को आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए दिया जाने वाला भुगतान। दूसरा है यह लाभ का वह भाग है जो उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यह धन का भुगतान है जिसके लिए कोई वस्तु या सेवा का आदान प्रदान नहीं किया जाता है। चौथा ऑप्शन है मूल कंपनियों द्वारा सहायक कंपनियों को वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान। तो प्रश्न है हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता है, मूल कंपनियों द्वारा सहायक कंपनियों को वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए धन दिया जाता है, भुगतान किया जाता है, उसे ही हस्तांतरण यानी ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा ट्रांसफर पेमेंट क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है भारत की व्यापार नीति 1990 यानी 1990 और इससे आगे पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की व्यापार नीति 1990 और उससे आगे। ऑप्शन है ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन डी रघुराम जी राजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद पनगड़िया। उन्होंने ही भारत की व्यापार नीति 1990 और उससे आगे पुस्तक की रचना की थी, तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है डकवर्थ लुईस स्टर्न यानी डीएलएस पद्धति पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कब शुरू की गई? डीएलएस पद्धति काफी परिचित होंगे इस शब्द से जो लोग क्रिकेट देखते हैं। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1997, सी 1993, डी 2003। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। डकवर्थ लुईस स्टर्न यानी डीएलएस पद्धति पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कब शुरू की गई थी? तो डीएलएस पद्धति क्या है, इसमें मौसम संबंधी खराबी के कारण क्रिकेट में ओवर्स को कम कर दिए जाते हैं, तो इसी से संबंधित है यह। तो इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1997 में।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1997। बाद में 2001 से इसे अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी के द्वारा इसे अपनाया गया जब मौसम संबंधी खराबी होती है तब। तो याद रखिएगा इसको, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसीलिए ये करंट्स का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है COP29 यानी COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले किस देश ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष के निर्माण की घोषणा की? जलवायु वित्त कार्रवाई कोष। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी भारत। वैसे इस योजना का, इस कोष का उद्देश्य जो है वह विकासशील देशों में ग्रीन परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजरबैजान। अजरबैजान में जो है COP29 का शिखर सम्मेलन हुआ था जिसकी मेजबानी अजरबैजान ने किया था। इसी राष्ट्र ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष के बाकू में इसका हुआ था। COP29 का सम्मेलन जो हुआ बाकू में हुआ था, वहीं पे यह घोषणा किया गया जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का। तो याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला है? तो पहला विदेशी जन औषधि केंद्र ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी आर्मेनिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस। मॉरिशस में भारत ने पहला अपना जन औषधि केंद्र खोला है जो भारत से बाहर है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ स्वास्थ्य संबंधी रिश्ते को बढ़ावा देना है और इसमें मेड इन इंडिया दवाई को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, मॉरिशस के साथ में पहला जन औषधि केंद्र खोला गया है भारत के द्वारा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शहीद द्वीप, ऑप्शन बी है बलिदान द्वीप, ऑप्शन सी है नवोदय द्वीप, ऑप्शन डी है स्वराज द्वीप। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने जब अंडमान निकोबार द्वीप को जापानियों की मदद से अंग्रेज से मुक्त कराया था तो तब उन्होंने पहली बार यहाँ पे अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और इस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया था। आप देख सकते हैं 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर जिमखाना ग्राउंड में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और उन्होंने इस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया था। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्जन वाइली, ऑप्शन बी माइकल ओ डायर, ऑप्शन सी सॉन्डर्स, ऑप्शन डी जनरल डायर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सरदार उधम सिंह जो है वो 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड से काफी आहत थे। इस कारण इसने उस समय के जनरल को, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, उसके मारने की योजना बनाई और 1940 को लंदन में इसकी हत्या कर दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जनरल माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर था जिसे सरदार उधम सिंह ने जिसकी हत्या कर दी थी। तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है वह अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है। ये गरम दल क्रांतिकारी थे। साइमन कमीशन के विरोध करते समय इन पर लाठी पड़ने से ये घायल हो गए थे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई। ये पंजाब के क्षेत्र के थे और ये काफी महत्वपूर्ण नेता थे उस समय के। ये लाल बाल पाल का हिस्सा थे, यानी लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने पंजाब केसरी शेरे पंजाब भी कहा जाता है। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की थी और जिसमें असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था और 31 अक्टूबर 1920 को स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये पहले अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में है द स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन 1908 में लिखे थे, आर्य समाज 1915 में लिखे थे, इंग्लैंड का भारत पर कर्ज 1917 में और अनहैप्पी इंडिया 1928 में लिखा था, जिनके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है?
ऑप्शन है ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी कूका विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी नील या इंडिगो विद्रोह। तो यह आनंद मठ जो है वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया उपन्यास था और यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह। इसी आनंद मठ से हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो लिया गया है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वाला। तो याद रखिएगा यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ऑप्शन ए सी स्लीमन, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड क्लाइव, डी है लॉर्ड मेयो। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक वास्तविक में भारत में कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है वह पहले एक क्लर्क था ईस्ट इंडिया कंपनी में, बाद में वह ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होता है और भारत आता है। इसे 2 बार गवर्नर जनरल भी बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था 2 बार गवर्नर, 67 से यानी 1757 से 1760 और फिर 1765 से 67 तक यह बंगाल का गवर्नर रहा था। और बंगाल में द्वैत शासन के जनक के रूप में भी माना जाता है। बंगाल में यह दोहरी शासन प्रणाली की नींव रखे थे। तो इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो था, लॉर्ड क्लाइव, वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में से जाने जाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। बाद में इसने इंग्लैंड में जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी क्योंकि इस पे बहुत धांधली और करप्शन का आरोप था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। तो आज हमने कुल 20 प्रश्नों को देखा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे, उनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन शामिल थे। सारे प्रश्न आगामी एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, इसीलिए इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिए। यहां तक आपने वीडियो को देखा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे, उसको याद रखिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।